ये मेरा चचेरा भाई है रामदास काळे और मैं गणेश काळे। साहब 2 हफ्ते पहले मैं इसके घर गया था, लेकिन इसका घर बंद था और आज भी बंद है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है साहब। ठीक है, तुम टेंशन क्यों ना कर, हम इनका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे और अखबार में इनका गुमशुदा होने का प्रिंट भी करा देंगे, फिर देखते हैं। निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। आई और मेरे बाबा शिरीष वाघ दोनों अलग हो चुके हैं और प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़े भी होते रहते थे। कब से घर नहीं आई? 3 हफ्ते हो गए सर। कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चली जाया करती हैं। आपने रिश्तेदारों की पूछताछ की? सबके यहाँ पूछ लिया, वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई है। अब तो मुझे डर लग रहा है। हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। नासिक के पास सिन्नर में रहने वाले रामदास काले मई 2010 से लापता थे और पुणे की रहने वाली निर्मला वाघ नवंबर 2010 से लापता थी। गुमशुदा लोगों के बीच की सबसे दुखद कड़ी वो दर्द और परेशानी होती है जो उनके परिवार वालों को सहन करनी पड़ती है। उनकी किसी खबर का इंतजार करना या फिर इस सब के समापन का इंतजार करना। रामदास काले और निर्मला वाघ के गुमशुदा होने की कहानी को समापन मिला, लेकिन 3 साल बाद। पर यह समापन बहुत ही अजीब तरीके से मिला। हाँ रमेश बोलो। विजय साहब, एक पार्टी मिली और प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। अरे वाह, वेरी गुड। कब देखनी है जमीन उनको? परसों। उनका नाम किरण सालोंके हैं और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है वो। ठीक है, मुझे टाइम बता दो जब उन्हें देखना हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। आगे सर बोलो। नमस्ते सर, आइए आइए, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। किरण सालोंके जी, मिस्टर विजय तांबट। हाय। मिसेस सुवर्णा तांबट। नमस्ते। चलिए सर, देख लीजिए, आइए। किरण जी, ये पूरा एरिया 3.5 एकड़ का है और एकदम प्राइम प्रॉपर्टी किरण जी, एकदम प्राइम। बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है पूरा एरिया। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी टाउनशिप आ रही है, डेवलपमेंट। जानता हूँ, तभी तो इस एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। श्योर। ओके, प्लॉट मुझे पसंद आया, आगे डील की बात कर लेते हैं। ठीक है। रमेश, तू तो जानता ही है कि मेरा डेली का काम है, मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। हाँ सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है सर, आप इसे हाथ से जाने मत दीजिए। 1.5 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बस 2 का तो मार्केट रेट भी नहीं है। देखिए विजय जी, मैं कहता हूँ सौदा अच्छा, डील कर लेते। नहीं, इतना कम में नहीं। क्या बोलती हो सुवर्णा? हाँ हाँ, कम से कम 1,90,00,000 रुपए, इससे नीचे नहीं। वो तो किरण जी अच्छे आदमी लगते हैं, इसीलिए तो हमने ये रेट कम किया है, वरना इतने प्राइम एरिया में उन्हें 2 करोड़ में भी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। वो एरिया जल्दी डेवलप भी हो रहा है और इनफैक्ट उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा भी है। फ़ायदे का सौदा है किरण जी, आप मानिए मेरी बात को, आपको इससे कम में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। 1,60,00,000 लास्ट ऑफर। रमेश, हमारा लास्ट ऑफर 1,75,00,000। अगर नहीं तो फिर ये डील नहीं हो पाएगी।
ओके डन। तो ठीक है किरण जी, जैसा कि आपसे बात हुई थी 60-40 का रेशो होगा। हाँ ठीक है, तो फिर सर टोकन दे दें? कल ही टोकन मनी एडवांस दे देते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू। मैं आज ही लैंड ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ। अगले हफ्ते तक रजिस्टर ऑफिस में डेट मिल जाएगी। हाँ प्लीज़, डेट आते ही मुझे बता दीजिएगा। जी। वैसे कल मैं अपने आर्किटेक्ट के साथ प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ। अब प्रॉपर्टी आपकी है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू। बाबा फोन। हाँ रंजीत। गणेश बाबू, वो जमीन लगता है उसका सौदा होने वाला है। हाँ गणेश बाबू, कुछ 5 दिन पहले मैंने खुद वहाँ कुछ लोगों को देखा और सतीश ने भी बताया कि वो जमीन का सौदा होने वाला है। तू एक काम कर, जल्दी से पता लगा और मुझे बता कि ये सौदा कौन कर रहा है, ठीक है? हाँ गणेश बाबू, फोन कर दो। साहब, ये मेरा चचेरा भाई है, रामदास काळे। अगले हफ्ते तक वो प्लान रेडी हो जाएगा ना? जी किरण जी। ठीक है, जैसे प्लान रेडी हो जाए वो प्लान लेके अपने असिस्टेंट को मेरे ऑफिस में भेज देना। एक बार प्लान चेक कर लो, उसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। साहब, आप ये ज़मीन खरीद रहे हो? हाँ क्यों? किससे खरीद रहे हो? तुमसे मतलब? और तुम हो कौन? साहब, आप इस ज़मीन के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे, लेकिन बाद में अगर इसका कुछ लफड़ा हुआ फिर आप क्या करोगे? ये ज़मीन मैं विजय तामट से खरीद रहा हूँ। वो एक वकील है और ये ज़मीन उनकी पत्नी सुवर्णा के नाम पे है। नहीं साहब, ये प्लॉट रामदास काले के नाम पे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस ज़मीन के पूरे पैसे दे चुका हूँ मैं। देखो साहब, हमारा काम था आपको बताना, आगे आप देखो, आपकी मर्जी। रामदास काले, वो आदमी जो सिन्नर से मई 2010 से लापता था, उस मिसिंग केस और इस जमीन के सौदे के बीच कोई ताल्लुक था? किरण जी, कौन रामदास का? सब बकवास है। कोई बेकार में झूठी खबर फैला रहा है। ये देखिए जमीन के पेपर्स। ये देखिए ना, ये ज़मीन मेरे नाम पर है। हमने ये ज़मीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। हमारे पास ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर्स हैं। अब तो आपको भरोसा हो गया ना? पेपर तो ठीक है, लेकिन आई होप आप समझ रहे होगे कि ज़मीन की मैं काफ़ी एडवांस दे चुका हूँ आपको। बड़ी रकम है और प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। किरण जी, चिंता मत कीजिए। रजिस्ट्रार ने 23 अप्रैल की डेट दी है, परसों ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैं किसी भी उल्टी सीधी डील को हाथ ही नहीं लगाता। वकील हूं, एक फाइन प्रिंट भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। साहब, ये रामदास भाऊ, ये उनकी मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी सिन्नर पुलिस स्टेशन से 2010 में मैंने ही कंप्लेंट लिखवाई थी। और ये इश्तिहार उनके लापता होने का। रामदास भाऊ मेरे चचेरे भाई हैं साहब। रामदास भाऊ सिन्नर में एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी एजेंट था। 1996 में नासिक शहर के बाहर उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, सर्वे नंबर 141/26। पेपर में इतने सारे इश्तिहार दिए, फिर भी रामदास को कुछ पता नहीं चला? नहीं साहब, वो बीमार था, अकेले रहता था।
भाऊ क्यों जिद कर रहे हो? मेरे साथ पनवेल चलो। नहीं रे गणेश, मैं इधर ही ठीक है। भाऊ चलो मेरे साथ, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जमीन बेच दो, इसी से अच्छा इलाज हो जाएगा। नहीं रे गणेश, उस जमीन के अलावा मेरे पास है क्या? देख, वो जमीन तो मैं तभी बेचूंगा जब मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। HIV पॉजिटिव था, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। मैं हर महीने उसे मिलने जाया करता था। उस साल भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते जब मैं उससे मिलने गया तब उसके घर पे ताला लगा था। मैं 3 दिन तक सिन्नर में रहा और उसके घर के चक्कर लगाता रहा। रामदास भाऊ को तो 2 हफ्ते से नहीं देखा। 2 हफ्ते से? हाँ। आखिरकार रामदास भाऊ के लापता होने की कंप्लेंट मैंने लिखवा दी, लेकिन पुलिस को भी वो नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें बताए बगैर रामदास ने वो जमीन बेच दी। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। मुझे बताए बगैर इतना बड़ा सौदा वो कभी नहीं करता। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है साहब। ठीक है, हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेटर भेजो। ये लैंड सर्वे नंबर 141/26 के बारे में पता करो। जी सर। बोला साहब। हे बघ संतोष, सर्वे नंबर 141/26 के पेपर्स लेके आना। वही ट्रांसफर्स के लिए आए थे। हो साहब। सुवर्ण तांबट तुमचं नाव आहे? जी जमीन आप ही के नाम? जी, मेरा नाम सुवर्णा तांबट है। मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हूँ। हे बघा मॅडम, इसमें एक प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? हे बघा ना, सुवर्ण तांबट के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है? हाँ, अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुए। ये क्या बकवास है? विजय जी, ये काय चाललंय? देखिए सर, मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? आप प्लीज इन प्रॉपर्टी के पेपर्स में ये फोटोग्राफ देखिए प्लीज। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ली गई थी। हाँ, फोटोग्राफ सर तोच है, लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से नवंबर 2010 में इनकी मौत हो चुकी। सर, ये डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। पहले ये पता चलता है कि जमीन किसी रामदास काले की है जो अभी लापता है, और उसका चचेरा भाई गणेश काले ये कहता है कि रामदास ने जमीन कभी बेची ही नहीं थी। और अब जमीन के ट्रांसफर के वक्त ये पता चलता है कि उन पेपर्स के साथ सुवर्णा तांबट, जो कि उस प्रॉपर्टी की मालकिन है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच है। आखिर ये मामला क्या था? ते मला माहित नाही हो। किसी से गलती हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर ये सब किया है।
देखिए, जब तक कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को रिवर्स करने का ऑर्डर नहीं देती तब तक ये डील नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मेरा एडवांस वापस दे दीजिए प्लीज। धीरज रखिए किरण जी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, देखिए जरूर कुछ गलती हुई है, वो डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इतनी प्रॉब्लम से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जरूर किसी की चाल है। कुछ दिनों में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं ये सारा मामला कोर्ट से क्लियर करवा दूंगा। अगर 2 दिन में क्लियर नहीं होता, मैं खुद आकर आपका सारा एडवांस वापस लौटा दूंगा। हाँ किरण जी, आप प्लीज़ 2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। संतोष भाऊ, इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए। मंगेश भाऊ, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा काम है। चलो मुझे 2 दिन के बाद भिजवा देना, लेकिन सारी जानकारी भिजवा देना। कुछ प्रॉपर्टी की ओनरशिप का लोचा है ये। ठीक है। सर, कहीं कोई बड़ी मिस्टेक हुई है या फिर कोई जानबूझ के इस प्रॉपर्टी पे से हमारी ओनरशिप हटाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 141/26 नासिक के बाहर की है। ये प्रॉपर्टी मेरी पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पे है। उसने जानबूझ के ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफिस के लैंड पेपर्स में डाल दिया है। ये कोई गलती नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि सुवर्णा तांबट जिंदा है और लैंड पेपर्स पे भी इन्हीं की तस्वीर है और ये डेथ सर्टिफिकेट भी इन्हीं के नाम का है। और हाँ, ये नोटिफिकेशन भी किसी प्रॉपर ऑफिस से ही आया होगा, लेकिन यहाँ मुझे कोई गैर कानूनी काम के आसार नजर आ रहे हैं। कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को खारिज करती है और इस फ्रॉड केस की जांच के लिए पुलिस को आदेश देती है। हो सकता है किसी ने अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया हो। थैंक यू सर। म्युनिसिपल ऑफिस का सर्टिफिकेशन भी अटैच है। ये रहा आपका बाकी का अमाउंट। थैंक यू किरण जी। मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू सुवर्णा जी। गणेश खाड़े आए, वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में ना। रजिस्टर ऑफिस से जो पेपर्स मंग रहे थे वो आ गए? जी नहीं सर। क्यों? पेपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर, इस बीच कोर्ट से ये पेपर आया है। ये क्या है? ये तो उसी जमीन से जुड़ा हुआ पेपर है। 141/26 जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला है। साहेब हे बघा,
ये उसी 141/26 से जुड़ा कोई नया मसला है। अरे बाबा आता काय झालं नवीन आणि? साहब पुलिस ने इस जमीन के पेपर्स मंगवाए हैं। उनका कहना है कि इस जमीन का मालिक कोई रामदास काळे है और उसके भाई गणेश काळे का कहना है कि रामदास ने कभी ये जमीन किसी को बेची नहीं थी। अरे काय चाललंय हे, हाँ? क्या हो रहा है? तुम एक काम करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम पुलिस के पास भेज दो और उनसे कह दो कि सुवर्णा तांबट ने ये जमीन किरण साळुंके को बेच दी। जमीन अब किसी और को ट्रांसफर हो चुकी थी। फिर उसी मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिससे अब तक की सारी लापता कड़ियां जुड़ने वाली थी और जुर्म की कहानी सामने आने वाली थी। मुझे जैसे ज़मीन के बेचे जाने की बात पता चली थी तब से मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, इस मामले की जांच करो। बहुत बहुत बड़ा लोचा है साहब। देखो गणेश, हम लोग जांच कर रहे हैं, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स आने का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे कंप्लेंट के अलावा भी उस प्रॉपर्टी में और भी कुछ गड़बड़ है और हम सब इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन नासिक के आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। काफी जाना माना नाम है। और ये विजय तांबट कौन? विजय तांबट वकील है और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट खुद का बिजनेस चलाती है। उसकी एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पेपर पे भरोसा करूं या इन सब बातों पर। यानी आपको पहले से ही पता था कि इस जमीन से कई पुराने मसले जुड़े हुए हैं? मसले का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जमीन खरीदते वक्त दो प्रॉब्लम सामने आई थी। एक तब जब दो लड़कों ने आके मुझे ये बताया कि ये जमीन कोई रामदास काळे के नाम पर है, और एक जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया था। आपको इस जमीन के बारे में किसने बताया? रमेश कामत ने। वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। साहब, हमको किसी भी डील के बारे में मार्केट से ही खबर मिलती है। मुझे भी ऐसे ही पता चला कि विजय जी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। रामदास काळे के बारे में तुम्हें पता था? नहीं साहब, मैंने तो पहली बार उसका नाम तभी सुना था जब किरण जी ने एक बार उसकी बात की थी। लेकिन ज़मीन के सौदे में अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। ज़मीन के पेपर्स एकदम सही थे सर। अपने फायदे के लिए इस गणेश काळे ने रामदास काळे के जमीन का मामला उठाया होगा। तो जमीन का सौदा हो रहा है, ये खबर उसके दोस्तों ने उसे दी। गणेश काळे ही वो आदमी जिसने अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर, उसने ये भी कहा था ना कि उसका भाई रामदास काळे HIV पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, वो जाली डेथ सर्टिफिकेट वो भी तो है। हो सकता है कि जमीन का सौदा रोकने के इरादे से उसे भेजा गया हो। सर, साफ बात है, कोई हमसे पैसे निकलवाने की प्लानिंग कर रहा था। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है वो किरण जी को परेशान करे। आपने जमीन किससे खरीदी थी? जी, गजानन राजपुरे से। वो शिरडी का रहने वाला है। उसी ने न्यूज़पेपर में ज़मीन के बारे में इश्तिहार दिया था, जिससे हमें इसके बारे में पता चला, और ये ज़मीन भी हमने उसी से खरीदी थी। आप चाहिए तो रजिस्टर ऑफिस में जाके इस ज़मीन के सारे कागजात चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सारी पिछली डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हमने ये ज़मीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी को लेकर इतनी मगजमारी हो रही ना, एक के बाद एक लोचा चालू है। ये रहा। ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाऊ। और वो विजय तांबट वकील है। पुलिस कह रही है कि ज़मीन के सब कागजात भी सही हैं। देखते हैं, मैं पुलिस पर और दबाव बढ़ाता हूँ। ये रहा। ये जमीन अक्टूबर 2010 में सुवर्णा तांबट ने शिरडी के किसी गजानन राजपुरे से खरीदी।
पद्मा, हाँ मला नाशिकला जायचं आहे, थोडं काम है, देर हो जाएगी। क्यों, अब क्या काम है? अरे बोला ना काम है, हर बात तेरे को बतानी पड़ेगी। जमीन के बारे में कुछ बात है। अब क्या हुआ? क्या मालूम, पुलिस ने बुलाया, बोल रहे थे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अक्टूबर 2010 में तुमने सुवर्णा तांबट को जमीन बेची थी। वैसे तुमने ये जमीन किससे खरीदी थी? सिन्नर के रामदास काळे से साहब। साहब मैं भी किसान हूँ शिरडी में। रामदास काळे ने मेरे खेत के पास एक दूसरा खेत बेचा था, तो उसी से मेरे को पता चला कि उसके पास एक जमीन है जो वो बेचना चाहता है। तब 2010 में मैंने ये जमीन उससे खरीदी थी। बस ये गजानन राजपुर है, इनका कहना है 2010 में खुद रामदास काळे ने वो जमीन इन्हें बेची थी और इन्होंने वो जमीन अक्टूबर 2010 में ही सुवर्णा तांबट को बेची। अब तुम्हें क्या कहना है? साहब पण मेरा भाई रामदास काळे तो मई 2010 से लापता है। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। और मुझे पता है बगैर वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकता। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें जमीन बेची थी? नहीं साहब, ये कौन है? अरे काय चल रहे है यार? गणेश, तूने किसी गलत आदमी की कंप्लेंट तो दर्ज नहीं की थी ना? खरा खरा सांग, ये क्या नाटक चल रहा है? आई शपथ सांगता साहब, मैं ऐसे क्यों करूंगा? अब ये मेरा चचेरा भाई रामदास काळे ही है। साहब अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो ये जमीन रामदास काळे की, ये भी तो झूठी होता ना साहब। साहब आप खुद ही देख लो, इसमें बहुत बड़ा झोल है साहब। इस दफ्तर में सब लोग एक ही जमीन के बारे में जानना चाहते हैं। सब लोग का एक ही काम रह गया है। पता नहीं अब इसके आगे और अंदर कितना जाना पड़ेगा। ये वो रामदास काळे नहीं जिसे गणेश काळे अपना भाई बता रहा था, तो फिर ये कौन? चेक की कॉपी, बैंक पासबुक, सारे पेपर्स हैं। यहाँ एड्रेस सिन्नर का लिखा हुआ है। हो साहब, 13 प्रथम नगर सिन्नर। एड्रेस तो रामदास भाऊ का ही है। गणेश, कहीं तू हमारे साथ कोई नाटक खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? अगर ऐसा है ना तो लॉकअप में उल्टा लटका के सच बुलवाऊंगा तेरे से। नाही साहेब, अहो मी खरंच सांगतोय, ये जो एड्रेस है ना ये रामदास भाऊ का ही है। लेकिन इस फोटो में ये जो आदमी है ना ये रामदास भाऊ नहीं है। और ये बैंक अकाउंट ये पीपल्स बैंक का है, जबकि रामदास भाऊ का इस बैंक पे कोई अकाउंट था ही नहीं। उनका अकाउंट तो कॉमन ट्रस्ट बैंक में था। सर रामदास काळे ने हमारे यहाँ जुलाई 2010 में अकाउंट खोला था। अकाउंट ओपन हुआ था जुलाई 2010 में और जमीन की डील हुई थी अगस्त 2010 में। सर हो सकता है ये अकाउंट सिर्फ इस डील के लिए खोला गया। मुझे इस अकाउंट के सारे पेपर्स चाहिए। ओके सर। ये रामदास भाऊ, यही है रामदास भाऊ। मैं इनके भाई गणेश को भी जानता हूँ। रामदास भाऊ बीमार थे, मई 2010 में वो अचानक गायब हो गए। इसका मतलब है गणेश काळे सच बोल रहा था। ये जरूर किसी फ्रॉड का मामला है। ये नकली रामदास काळे ने ये जमीन गजानन राजपुरे को बेची। उसने वो जमीन सुवर्णा तांबट को बेची। फिर सुवर्णा तांबट ने वो जमीन किरण साळुंके को बेची। और इन सब के बीच सुवर्णा तांबट का वो जाली डेथ सर्टिफिकेट भी है। असली रामदास काळे गायब है और किसी की मौत का नकली सर्टिफिकेट निकाला गया है। जरूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तो जल्दी से ये चाबी मकान मालिक को लौटा के आ और मेरे को गली के बाहर मिल। हाँ? पण आपण कुठे चाललो? अरे तू पहले लौटा के तो आ, आज मैं बस स्टॉप पर सोचेंगे। हाँ? हाँ चल लवकर जा। हो
हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? बेटा हम लोग एक नई जगह रहने जा रहे हैं। मतलब हम लोग वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, तुम अब एक नए स्कूल जाओगे। हाँ रंजीत बोल। भाऊ जमीन पे रोज कुछ नाप तोल का काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन वहां पर अभी तो कुछ काम तो शुरू नहीं किया ना? नहीं भाऊ। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। साहब साहब मैंने किया क्या? साहब सुनो तो, साहब मैंने किया क्या? वो तो बोलो। अरे क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को? अरे साहब सुनो तो मेरी। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को आई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं आई कहाँ चली गई। माझं नाव महेश राजपुरे है साहब। राजपुरे? गजानन राजपुरे का रिश्तेदार है क्या तू? ओए साहब, मैं उसका दूर का रिश्तेदार है। असली रामदास काळे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मेरे को तो नकली रामदास काळे बनने का पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा? गजानन ने? ओए साहब, ये गजानन किसके लिए काम करता है? माहिती नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम। बस वो लोग ने मेरे को बोला था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। वो कोई वकील साहब है, वो सब संभाल लेगा सर। वकील? कौन वकील? माहिती नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। सर, सर मैं गजानन को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो अपना घर छोड़ के कहीं भाग गया है। उसका मोबाइल भी बंद है। और वो वकील विजय तांबट और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट, वो दोनों भी अपने बंगलों से कहीं भाग गए। वो दोनों वहाँ पर रेंट पर थे और अभी उन दोनों का फ़ोन भी बंद है। कामदार, एक बात तो साफ है, इस प्लान में ये सभी लोग शामिल हैं। समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या। विजय तांबट और उनकी पत्नी 1 हफ्ते पहले यहाँ से चले गए। उठे गेले? कुछ बोल के गए कि कहाँ जा रहे? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोले कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। सब एक एक करके गायब हो रहे हैं। इसके पहले कि वो ब्रोकर रमेश कामत गायब हो जाए, पता करो कि वो है कहाँ। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। रातों रात कहाँ गायब हो गए? ब्रोकर हो ना तुम उनके, कुछ तो बताया होगा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग शहर छोड़ के जाने वाले। शायद कोर्ट में किसी को मालूम हो कि कहाँ गए हैं। छोटा मोटा वकील था साहब, अभी फिलहाल कोई केस भी लिस्टेड नहीं है उसके नाम। वैसे पहले वो पूना में काम करता था। अच्छा, अगर उसने कहीं और काम करना शुरू किया होगा तो खबर मिल सकती है उसके बारे में? आप नोटिस भेज दीजिए, मैं उसे सर्कुलेट करवा दूंगा। मैंने बस ये ज़मीन खरीदी है उनसे, बाकी उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सौदे के बाद भी उन्होंने कभी कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली सर मेरा सर घूम रहा है। जब से वो ज़मीन खरीदी है एक के बाद एक लफड़ा हो ही रहा है। साहब मैं तो पहले से बोल रहा था, बड़ा झोल है। रामदास बाबू हमेशा कहता था बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी तभी वो ज़मीन बेचेगा। गणेश काळे आता बग, इस जुर्म की कबर खोद के रखूंगा। जहां से शुरुआत हुई थी ना, वहीं से। गजानन राजपुरे ने अपने रिश्तेदार महेश राजपुरे का इस्तेमाल करके ये डील करवाई।
फिर गजानन ने यह जमीन बेची सुवर्णा तांबट को और विटनेस जयदेव कुमार। और अब सबके सब लापता हैं, सबके फोन भी बंद हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सुवर्ण तांबट का डेथ सर्टिफिकेट बीच में कहां से आ गया? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे का है सर, कोरेगांव पार्क की शमशान भूमि से मिला था। एक मिनट सर। सुवर्णा तांबट, सुवर्णा विजय तांबट 123 विद्या कॉलोनी कोथरूड पुणे। सर इस अंतिम संस्कार का भी एक गवाह है, योगेश यादव। मतलब सच में किसी का तो अंतिम संस्कार हुआ है। ये केस जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा और सीरियस है। ये केस अब और भी गहरा होता जा रहा था। विजय तांबट की पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पर एक औरत का अंतिम संस्कार किया गया था और दूसरी तरफ था रामदास काले, जो अब भी गुमशुदा था। जमीन हड़पने के इस मामले के साथ साथ अब एक मर्डर का केस भी सामने आ रहा था। सर हम तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमारे पड़ोस में शिरोडकर जी रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। आप उनसे जाकर पूछिए। हाँ याद है ना, वकील है, नाम है विजय तांबट। हाँ यही है विजय तांबट। उनकी पत्नी की डेथ हुई, उसके बाद चले गए यहाँ से। क्या यही है उनकी पत्नी? हाँ यही है सुवर्णा, लेकिन अब बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। मौत कैसी हुई थी उनकी? हार्ट अटैक हुआ था सब, मुझे याद है। मुकेश आया था यहाँ बताने के लिए। सुन के शौक लगा साहब, वो 40-42 साल की होगी। फिर विजय तांबट अपने बेटे के साथ यहाँ से चले गए। उनका एक बेटा भी था? हाँ, हालांकि तब वो यहाँ नहीं था जब उसकी माँ की मौत हुई। उस वक्त कहाँ था वो? पता नहीं साहब, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हुआ क्या है? शिरोडकर जी सुवर्णा तांबट जिंदा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर सुवर्णा तांबट जिंदा है तो उस दिन किसकी लाश का अंतिम संस्कार किया था? क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ गोविंद बोल, कोई खबर? साहब वो जयदेव कुमार यहीं है। नासिक में? हो साहब, एक चोल में रहता है, मैंने उस पर नजर रखी है साहब। बात समझ में नहीं आ रही, कोई वकील अपने बीवी को मरा हुआ क्यों साबित करना चाहता है? कोई लफड़ा होगा सर, जिसपे पर्दा डालने के लिए सारा नाटक किया होगा। और फिर डेटाबेस से वो डेथ सर्टिफिकेट सब जगह सर्कुलेट हुआ होगा। वही नासिक के रजिस्ट्रार ऑफिस गया जहाँ सुवर्ण तांबट के नाम पे जमीन। इस सुवर्ण तांबट की डिटेल कुंडली निकालो, जरूर कुछ तो चक्कर है, तभी तो उसके नाम का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। वो ऊपर वाले कमरे में साहब, चलो। जयदेव, जयदेव रोक, पीछे से पकड़ो उसे।
जयदेव कुमार, जो गजानन राजपुरे और सुवर्णा तांबट के बीच हुए जमीन के सौदे में गवाह था, उसी ने रामदास काले के लापता होने की गुत्थी खोली। यह एक बड़ा ही अजीबोगरीब और संगीन जुर्म था। अभी अगर तूने नौटंकी की और बोला कि तुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर ये बोलेगा। साहब मैं सब सच बताता है साहब। जब तक तू सच बोलेगा तब तक मेरा डंडा चुप रहेगा, वरना साहब मैं बताता हूँ साहब। साहब ये गजानन और रामदास काले दोस्त थे। रामदास ने उससे 3 लाख रुपया कर्जा लिया था साहब। काय रे रामदास, फोन का नाही उचलत? भाऊ बैलेंस नहीं है फोन मध्ये भाऊ। अरे येड़ा समझला इसका मला? इनकमिंग के लिए कौन सा बैलेंस लगता है रे? मैं क्या बोलूं क्या करूं भाऊ। मेरा पैसा लौटा दे बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भाऊ तुमको तो पता ही है मेरे को कौन सा रोग लगा है। इलाज के लिए पैसा पानी की तरह जा रहा है भाऊ। सारा काम धाम ठप है। प्रॉपर्टी के लिए भी कोई नया काम किए कितना दिन हो गया भाऊ। बहुत कमजोर हो गया हूँ भाऊ। हे बग रामदास, तेरी हालत में तरस खाकर मैंने तेरी मदद की थी। अरे 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है, और वो जो लेनदार मेरे घर पे आते हैं उनको क्या दूं मैं? थोड़ा और टाइम दे दो भाऊ। नहीं, अभी और नहीं। तू तेरी जमीन बेच डाल और मेरा कर्जा चुका दे बस। भाऊ मेरे अंदर अगर ताकत होती ना तो कब का जमीन बेच दिया होता। डॉक्टरों का चक्कर काटने से फुर्सत मिले तब तो ग्राहक ढूंढो जमीन बेचने का। भाऊ मुझे 6 महीने का और टाइम दे दो। डॉक्टर ने बोला है मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। इतना टाइम मैं नहीं दे सकता। मेरे को जल्दी में जल्दी मेरा पैसा वापस चाहिए बस। तो फिर एक काम करो, वो जमीन तुम ही खरीद लो, अपना पैसा ले लो और बाकी का पैसा मुझे दे दो। कितने में बेचेगा जमीन? अभी बाजार भाव के हिसाब से 1.25 करोड़। 1.25 करोड़? टोका फिरलाय तुझा? इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? तो फिर मुझे टाइम दे दो भाऊ। गजानन मेरा दोस्त है। हमने मिलकर शिरडी में बहुत सौदे किए थे जमीन के। उसी ने मेरे को बताया। पक गया हूं। 1 साल से 3 लाख रुपया अटका पड़ा है साले के पास। प्यार से नहीं मानेगा तो मार से मानेगा। अरे मरे हुए को क्या मारूंगा, वो तो वैसे ही बीमार है। मेरे को किसी भी तरह से मेरा 3 लाख रुपया वापस मिल जाए बस। केस ठोक दे, अंदर करवा दे साले को। जोर जबरदस्ती करेगा तो पैसा निकलेगा। कैसे? मेरा और मेरे भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो मैं पुणे में एक वकील से मिला था। कौन वकील? विजय तांबट? हाँ वही। क्या रेट बोला है प्रॉपर्टी का उसने? 1 करोड़ के ऊपर बोल रहा है। जगह बहुत बड़ी है, पर मेरे को उससे क्या, मेरे को सिर्फ मेरा 3 लाख रुपया चाहिए बस। उस पर धोखाधड़ी का केस ठोक सकते हैं। केस कोर्ट में तो पहुंचेगा, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी है कोर्ट उस पर तरस खाएगी। केस कोर्ट में खिंचता रहेगा। अगर इस बीच वो ऊपर चला गया तो नीचे केस बंद। तुम्हारा तो पैसा गया, मेरी फीस भी देनी पड़ेगी, तुम्हारा डबल नुकसान। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह से मेरे 3 लाख रुपए दिलवा दीजिए बस। एक काम कर सकते हो, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऊपर का जो भी बनेगा वो मेरा। कैसे? तो ये सारा प्लान विजय तांबट का था? हाँ साहब। ये हाथ बस रामदास। गजानन भाऊ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर ही पास में। काम क्या है भाऊ? मेरा पैसा वसूल करना है। रामदास एक प्लॉट है, अगर तू बेचने में मेरी मदद करेगा तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। तू भी अपना कट रख लेना। और हाँ, जो 3 लाख रुपया उधार दिया है ना, वो भी माफ।
ये बाहर ही। भाऊ प्लॉट किधर है? वो उधर एकदम छान प्लॉट है। मेरे को कुछ नहीं करना है, आकर सिर्फ साइन करना है और रुपया ले जाना है। लफड़ा नहीं है ना भाऊ? नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं। इसके लिए रामदास काळे के नाम का बैंक अकाउंट खोलना होगा। उसी नाम की आईडी की जरूरत पड़ेगी प्लॉट के सौदे के टाइम। बढ़िया। अब अगला प्लान, 2 महीने के बाद ये प्लॉट तुम मेरी पत्नी सुवर्णा को भेज दो। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, जो तुम आपस में बांट लेना। यही मुकेश यादव है? हाँ साहब, ये विजय जी का असिस्टेंट था और यही गवाह था। मैं तो बस सुवर्णा जी और गजानंद के बीच के सौदे का गवाह था साहब। विजय तांबट ने अपनी पत्नी सुवर्ण तांबट का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसका खून किया? मला माहित नहीं साहब, मैं तो बस इस सौदे में उसके साथ था। गजानन कुठे है? गजानन कहाँ है? साहब ये इधर नाशिक में। सांगा तर खरं. अरे साहेब गेलाय काय मी? अरे मैंने क्या हुआ क्या है लेकिन काय झालं हो? हे का घेऊन चालले तुम्हाला? सर, अप्रैल 2010 में घाट में हमें एक लाश मिली थी। ये उसके पेपर्स है सर। सारे पुलिस स्टेशन में खबर दी थी, न्यूज़पेपर्स में भी खबर डाली थी। कैसे कोई चूक सकता है? गणेश काळे से इसकी शिनाख्त करानी होगी। ओ साहब, यही है मेरा भाई रामदास काळे। अप्रैल 2010 में गजानन राजपुरे और जयदेव कुमार ने इसकी हत्या कर दी थी। तुम सही कह रहे थे, उन्हीं लोगों ने इसकी जमीन हत्या कर उसे बेच दिया था। काम बंद करो साइड पर। काय पनोती लागली आहे। विजय तांबट एक वकील ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। रामदास काळे का खून करवाना, उसकी जमीन उसी के जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों बिकवाना, फिर उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम पर खरीदना और फाइनली उसी जमीन को किरण सालुंके के नाम पर बेचना। यह सब कुछ विजय तांबट ने ही प्लान किया था। लेकिन अब भी एक रहस्य खुलना बाकी था। वो औरत जिसका स्वर्णा के नाम पर अंतिम संस्कार किया गया था, वो आखिर कौन थी?
सर ये सुवर्णा तांबट कानपुर से है। ये वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती थी। – 2009 में स्कीम का भंडा फूट गया, पुलिस को उसकी तलाश थी। ये सुवर्ण तांबट भी 420 लगती है। जी हाँ सर। और नवंबर 2010 में फ्रॉड इन्वेस्टमेंट केस की फाइल भी बंद कर दी गई। इसलिए किया गया था उसकी मौत का नाटक, ताकि उसके खिलाफ ये जो केस चल रहा है वो बंद हो जाए। जी हाँ सर। एक बात और, ये जाली डेथ सर्टिफिकेट खुद विजय तांबट ने कानपुर पुलिस को भेजा था। जी हाँ, हमने स्वर्णा तांबट के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया, लेकिन नवंबर 2010 में उसके पति ने डेथ सर्टिफिकेट भेजा। थैंक यू श्रीवास्तव साहब। अगर हमें कुछ और डिटेल्स की जरूरत हुई तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। सारा प्लान उसने बनाया। गजानन को रामदास का खून करने के लिए भड़काया ताकि उसकी जमीन पे वो कब्जा कर सके, और खुद की बीवी का क्रिमिनल केस बंद करवाने के लिए भी उसने किसी के मर्डर का प्लान किया होगा। और जो उसने पुणे में किया होगा, हो सकता कि वो भी कोई गुमशुदा औरत हो। सुवर्णा का जो फोटो कानपुर से आया है, उस फोटो को स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में फैक्स करवा दो, महाराष्ट्र के बाहर भी भिजवा दो। सर, ये 2010 का केस है जो अभी तक अनसॉल्व है। निर्मला वाघ, उम्र 48। सर, निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी बेटी शालिनी ने फाइल की थी। शालिनी? जी हाँ, मैं ही हूँ शालिनी। मेरे आई का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? कहीं मिली वो आपको? जी नहीं। फिर आप यहाँ कुछ बताने आए हैं? आप किसी विजय तांबट नाम के आदमी को जानती है? विजय तांबट? हाँ, वो आई के वकील थे। आई जब लापता हुई तो मैं उनसे मिलने भी गई थी। नहीं शालिनी, निर्मला जी तो यहाँ आई नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो एक हफ्ते से घर नहीं आई है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं है। पता नहीं आई कहाँ चली गई। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था तब मैंने उनसे तुम्हारे बाबा यानी उनके एक्स हस्बैंड से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन उसके बाद वापस वो आई नहीं। ये 20 नवंबर की बात है। 21 नवंबर को मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने मेरे बाबा को भी बुलाया था आई के बारे में पूछताछ के लिए। क्या हुआ मेरे आई के साथ? आप ये अचानक विजय तांबट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि विजय तांबट और तुम्हारे आई के बीच क्या संबंध थे। मतलब? कानपुर में विजय तांबट के बीवी के खिलाफ केस चल रहा था। उसे बंद करने के लिए विजय तांबट ने अपनी बीवी के मौत का नाटक किया। हमें शक है कि शायद इसीलिए विजय तांबट ने तुम्हारे आई की हत्या की होगी। और मैं सारे वक्त अपने बाबा को ही गुनहगार मानती रही।
शीला, शीला, क्या हुआ? हे भग, अगर देवा, ये तो बता रहा था कि वकील है, वांटेड क्रिमिनल निकला। अब क्या करे? हमने तो इसे किराए पे घर दिया है। वाह बहू बेटा वाह, अखबार के साथ इलायची वाली गरम चाय मिल जाए ना तो मुझे बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। सुवर्ण, ये देखो। सॉरी, हम लोग ने जानबूझकर नहीं किया। तो क्यों किया? क्योंकि आपने कहा। मैंने कब कहा? दादाजी, आपने तो कहा था ना कि घर में खेलो, बाहर मत जाओ। विजय, अब हम कहाँ जाएंगे? सर, मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच रही है। सर, मैं रमाकांत देसाई हूँ। मेरा फ्लैट यहाँ 3rd फ्लोर पे ही है। वो दोनों यहीं रह रहे हैं। विजय, बाहर पुलिस है। जिसका डर था वही हो गया। रमाकांत भाई ने अखबार में पढ़ लिया होगा। क्या हुआ मम्मी? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कौन है बाहर? तुम्हारे हर जुर्म का काला चिट्टा है मेरे पास। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ। रामदास काळे, इसका खून करके इसकी जमीन हथियाने का प्लान तुम्हारा था। गजानन और जयदेव को यह प्लान तुमने समझाया था। हमें शक है कि जिस औरत का तुमने अपनी बीवी के नाम पे अंतिम संस्कार किया था, उसका खून भी तुम्ही ने किया है। निर्मला वाघ, कुछ याद आया? हेलो, विजय तांबत बोल रहे हैं। आप कौन? मैं कानपुर पुलिस से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। कानपुर पुलिस से फोन था। हाँ, हमें इस चक्कर से निकलना होगा। आखिर कब तक हम हमारे मोबाइल नंबर्स और ठिकाने बदलते रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालना होगा। इस केस को ठिकाने लगाना होगा। रामीन, अरे निर्मला जी आइए। विजय जी, और कितना समय लगेगा केस को दर्ज कराने के लिए? निर्मला जी देखिए, आखिर वो आपके पति थे। मेरी सलाह तो ये होगी कि आप दोनों कोर्ट के बाहर समझौता कर लो। नहीं करना है मुझे उससे समझौता। वो मुझे फूटी कौड़ी नहीं देगा। क्या इस सिलसिले में मैं उनसे या उनके वकील से बात करूं? और मुझे समझौता नहीं जमा तो? फिर तो कोर्ट का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहले हमें कानूनी चक्कर से हटकर कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं कुछ हुआ तो करेंगे तैयारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। मुझे जमीन जायदाद पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसे सबक सिखाना है। मेरी जिंदगी हराम कर दी है उसने मेरी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जिंदा हूं तो किस लिए। लेकिन मुझे जिंदा रहना है तो सिर्फ
उसे सबक सिखाने के लिए। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक मैं आपके पति या उनके वकील से मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ। और जमता है तो ठीक है, ये तो कोर्ट जाएंगे। बड़ी परेशान है, कई दिनों तक घर पर नहीं जाती, भटकती रहती है। एक बेटी है उसकी जो खबर रखती है, नहीं तो उसका दुनिया में कोई भी नहीं। अगर उसकी बेटी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। रामदास काळे के बारे में अब तक पता चला। बस एक ही झटके में तुम्हारे खिलाफ सारी केस रफा दफा हो जाएंगे। अगले हफ्ते ऑफिस आ रही है। सर, मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी हुई है। चलेगा, उन्हें सर्टिफिकेट से मतलब है, मौत की वजह से नहीं। वो 2 बजे आएगी। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। मैं उन्हें बातों में उलझाए रखूंगा। तुम फाइल देने के बहाने अंदर आ जाना, फिर तुम्हें पता है क्या करना है। निर्मला जी, आप सही थे, हमें कोर्ट जाना चाहिए। ये केस आप ही जीतेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। कम इन। हाँ मुकेश। सर, ये कुछ फाइल्स नहीं आई हैं। उस कबर्ड में रख दो। जी सर। हाँ तो निर्मला जी, मैं पिटीशन तैयार करके आपके पास भेज दूंगा। अगले हफ्ते तक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देंगे। स्ट्रेंज, आप एक वकील हो और आप भी एक पढ़ी लिखी औरत हो। इसके बावजूद आप दोनों ने जुर्म का रास्ता अपना लिया। खुद के ऐशो आराम के लिए धोखाधड़ी और खून करने से भी बाज नहीं आए। एक बच्चे के मां बाप हो तुम दोनों। बाऊ, ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक जेरॉक्स करके दीजिए ना। नहीं ताई, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तब तक हो जाएगा। ठीक है। नहीं, नर्सिंग ब्यूरो, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं, नर्सिंग ब्यूरो जो घर में नर्स प्रोवाइड करते हो। हाँ जी, ओके। नहीं, आप मोबाइल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मेल मत भेजिए। आराम से बा। बा, तुम्हारी चाय रख दे टेबल पे। आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज। आपको फुल टाइम नर्स चाहिए? जी हाँ, फुल टाइम। मैं कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करती हूँ और आपके घर भेज देती हूँ। कब तक भेज देंगी आप? बस 1 दिन दीजिए। आपका एड्रेस बताइए। देखो राधिका, हम दोनों वडोदरा में रहते हैं, तुम्हें हमारी बात का पूरा ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। इंजेक्शन ठीक से लगा लेती हो? हाँ मैम, आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए, रेफरेंस लेटर साथ में लगे हुए हैं। ओके ठीक है, फिर 15,000 महीने पे तय करते हैं। लेकिन काम तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। हाँ मैम, मैं बस घर से अपने कपड़े ले आती।
आने वाले वक्त की दस्तक कैसे सुनी जा सकती है जब चेहरे ही सच ना बयां कर रहे हैं, ना ही अपनी पहचान को लेकर और ना ही अपने असल इरादों को लेकर। हो गया बात। बा, ये राधिका कैसी लड़की है? आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना? बहुत अच्छे से, और हाथ भी बहुत हल्का है उसका। इंजेक्शन ऐसे लगाती है कि पता ही नहीं चलता। वाह, मैं तो कहती हूँ आप चलो हमारे साथ, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। हाँ बा, चलो ना, वडोदरा बहुत अच्छा शहर है। मैं यही ठीक हूँ बेटा, 42 साल हो गए मुझे इस घर में। जब हम यहाँ आए थे ना, तुम 9 साल के थे। सारी जिंदगी यहीं कट गई मेरी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बा, बा,
अरे अरे बा, ये आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? वो राधिका पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने घंटी सुनी थी, मैं उधर ही आने की कोशिश कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधिका, अरे बा, राधिका तो यहाँ भी नहीं है। भगवान जाने कहाँ चली गई। सुबह ना उसने मुझे उठाया ना चाय दी। कोई बात नहीं बा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. बा, राधिका का फोन तो बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये राधिका ऐसे गायब कहाँ हो गई। नर्स राधिका तांबे ने सिर्फ 6 महीने काम किया था और फिर अचानक गायब हो गई थी। उसका फोन भी बंद था। कहीं उसके साथ घर का कोई और सामान भी गायब तो नहीं हो गया था? वो बताकर नहीं गई? नहीं बताया तो नहीं, पर ऐसा कभी वो करती नहीं है। बस जरा चेक करो, अलमारी की चाबियां आपके तकिए के नीचे है ना? अच्छा हाँ, चाबियां तो है। अब अलमारी चेक करो बा। स्नेहा, लॉकर में तो कुछ भी नहीं है। क्या? हम लोग परसों आए थे और लॉकर में 5 लाख रख के गए थे और उसमें लगभग 1.5 लाख की ज्वेलरी भी थी। आप लोगों ने इतना सारा कैश और ज्वेलरी ऐसे घर में रखा जहां आपकी बूढ़ी माँ के अलावा मेड और नर्स रहती है। मैं जब भी आता था तो कुछ पैसा बा के पास रख के जाता था, बाकी बैंक में डाल देता था। लेकिन इस बार मैं जरा जल्दी में था तो सारे पैसे यहीं रख दिए। सोचा अगली बार आऊँगा तो बैंक में डाल दूंगा। और लॉकर में कितना कैश था किसी को पता नहीं था, बाको भी नहीं। नर्स राधिका तांबे गायब है, शायद उसको पता था कि लॉकर में क्या है। साहब, मैंने अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया साहब। मैं तो इधर खाली बर्तन झाड़ू कटका और खाना बनाने के लिए आती हूँ साहब। मैं इधर सारा टाइम रहती भी नहीं हूँ साहब। मैं चाबियाँ हमेशा अपने तकिए के नीचे ही रखती हूँ। क्या राधिका अलमारी खोला करती थी? वो सिर्फ मेरे कपड़े रखने और निकालने के लिए ही अलमारी खोलती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये अलमारी की चाबी देती थी, ये लॉकर की चाबी नहीं। क्या उसने तुमसे कभी घर में पड़े रुपयों की बात की थी? नहीं साहब। हाँ, कभी कभी बातों बातों में वो ऐसे ही पूछती थी साहब। साहब और मेम साहब बा का बहुत ख्याल रखते हैं ना? अरे साहब और मेम साहब तो बहुत अच्छे हैं। वो जब भी आते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं और ये घर का पूरा राशन भी भर के जाते हैं। बेचारी बा, वो तो अकेले बैंक में नहीं जा सकती ना पैसे निकलवाने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बा को बैंक जाने की जरूरत है। साहब जब भी आते हैं ना, बा को कुछ ना कुछ पैसा दे के ही जाते हैं। हाँ वो तो है। लॉकर में 5 लाख कैश पड़ा था, ये राधिका को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं बताया। मैंने जब ये पैसे यहाँ अलमारी में रखे थे तब तो बा बाथरूम में थी और राधिका भी वहीं बा की हेल्प कर रही थी। तो हो सकता है राधिका ने आपको पैसे रखते हुए देख लिया। कुछ कह नहीं सकते। उसने आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकाल कर अलमारी खोली और फिर लॉकर में से कैश और ज्वेलरी लेकर अलमारी वापस बंद की और चाबी लाकर आपके तकिए के नीचे रख दी और रफू चक्कर हो गई। इतना कुछ हुआ, आपको कुछ पता नहीं चला? हो सकता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे कुछ सुनाई तक नहीं दिया था।
वो आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज से आई थी। फोटो नहीं है कोई उसका? नहीं, उसने नहीं दिया। हमने उसका पर्सनली इंटरव्यू लिया था। उसके पास फोन था? हाँ था, हालांकि हमें उसे फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमेशा यहीं तो रहती थी। उसका नंबर दीजिए। अजीब बात है, ना तो इनके पास कोई फोटो है ना कोई लोकल एड्रेस है, और राशन कार्ड कॉपी में जो एड्रेस दिया है वो अलीबाग का है। सर मैं इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ। और नौकरानी सविता पर भी किसी को निगरानी के लिए तैनात रखो, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। आखिरकार इस घर में 3 साल से काम कर रही है वो। सर मुझे लगता है हमें एक बार आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज में जाकर भी पूछताछ करनी चाहिए। सर उसके सर्टिफिकेट्स और रेफरेंस लेटर हमारे पास पहले से है, हमें उसका लोकल एड्रेस और फोटो चाहिए। एड्रेस है हमारे पास, लेकिन फोटो नहीं है। क्यों? जी हमारे यहाँ के प्रोसीजर में फोटो की जरूरत नहीं लगती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती? आपके पास फोटो होना चाहिए। एनीवेज, उसका लोकल एड्रेस दीजिए। राधिका सुबह करीब 7:30 बजे आई थी और उसने घर की चाबियां दी और बोली कि जा रही है। क्या हुआ? कुछ ज़रूरी काम आ गया है, गाँव जा रही हूँ। ऐसे अचानक? हाँ अचानक। क्या वो अलीबाग गई? क्योंकि राशन कार्ड के पते के हिसाब से वो अलीबाग की रहने वाली है। जी उसने कुछ ऐसा बोला नहीं। आपने राधिका तांबे को 12 नवंबर 2012 को ये रेफरेंस लेटर दिया था? जी हाँ दिया था। वो मेरे सास के यहाँ काम करती थी, कुछ 4 महीने काम किया, उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी फोटो तो नहीं है। नहीं हूँ आशीष मैं तो। राधिका ने हमारे वहाँ 3 महीने काम किया, काम माँ बहुत सारी रहती, अच्छी थी। आपके पास उसकी कोई फोटो है? नहीं जी, उसके फोटो के लिए मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसने हमारे घर में 9 महीने तक काम किया था, वो काम में बहुत अच्छी थी। वो ऐसा कुछ कर सकती है इसका मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। दीदी मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। उसने चाबियां निकाली, पैसे चुराए, और अगर इस दौरान बात जाग जाती तो पता नहीं वो बाग के साथ क्या करती। उसकी कोई भी डिटेल किसी के भी पास नहीं, आवेद हेल्थ केयर सर्विसेज के पास भी नहीं। क्या होता अगर चोरी के दौरान उषा बहन जाग गई होती? राधिका तांबे का पता ठिकाना और भी रहस्यमय होता जा रहा था, यहां तक कि उसका अलीबाग का एड्रेस भी, जो कि राशन कार्ड में दिया हुआ था। जी राधिका तांबे थी थे ना वो तो कब की यहाँ से चली गई? कब की मतलब? करीब 2-2.5 साल हो गए। कहाँ शिफ्ट हुई है? उसके पति और बच्चे के साथ पुणे में शिफ्ट हो गई। सर राशन कार्ड में दिया हुआ एड्रेस या तो बहुत पुराना है या फर्जी है। राधिका तांबे के कॉल रिकॉर्ड भी मिल गए हैं। 13 अगस्त से उसका फ़ोन बंद है। मतलब वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रही थी। सर इसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है, लेकिन हाँ जिन भी घरों में इसने पहले काम किया है वहाँ पर बुजुर्ग लोग अकेले नहीं रहते थे, परिवार के लोग साथ में रहते थे। और उस मेड सविता पर 2 कांस्टेबल्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पर सर लगता नहीं है कि उसका इसमें कोई भी हाथ है, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही जगह पर अपनी फैमिली के साथ रह रही है। राधिका तांबे ने ऐसे कोई कॉल किया हो जिससे हमें कोई लीड मिल सके? सर इस बीच उसने 10 या 12 कॉल्स किए हैं, वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास। सभी नंबर चेक करो। वो एक सर्टिफाइड नर्स है, मैं नर्स एसोसिएशन में चेक करता हूँ, हो सकता है उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड हो।
कोई और डिटेल, उसका कोई फ़ोन नंबर? एक मिनट सर। ये तो 40-45 साल की लगती हैं। बर्थ ऑफ ईयर 1973। जी, ये 3 साल पुरानी फोटो है इनकी। उसका नंबर भी है। हेलो, राधिका तांबे? हो बोलते? आप नर्स हैं? हो, मैं पहले नर्स का काम किया करती थी, पर अभी 2.5 साल से अपने पति और बच्चे के साथ पुणे शिफ्ट हो गई हूँ। आप कौन? मैं पीआई आंबेकर, अंधेरी पुलिस स्टेशन से। आप पहले अलीबाग में रहती थी? जी। अलीबाग में आपका एड्रेस 14/135 गोविंद नगर था। जी, लेकिन बात क्या है? आपने 8 अगस्त, 7 अगस्त और 5 अगस्त को राधिका तांबे से बात की थी। जी, लेकिन आप जो ये बता रहे हो 4445678999, ये नंबर राधिका तांबे का नहीं है। ये तो मेरी दोस्त पूजा मास्के का है। जी आप ठीक कह रहे हैं, ये राधिका तांबे का नहीं, पूजा मास्के का नंबर है। हाँ, ये पूजा मास्के का ही नंबर है। वो मेरी बचपन की दोस्त है, कुछ वक्त के लिए मेरे साथ मीरा रोड में भी रही थी। क्या हुआ है सर? अभी कहाँ है वो? अभी तो पता नहीं, मेरी पिछले 2 महीने से उससे बात नहीं हो पाई है। पर बात क्या है सर? नहीं सर, ये वो राधिका तांबे नहीं है, वो तो एक यंग लड़की थी। कोई 20-22 साल की होगी। जी नहीं, ये राधिका तांबे नहीं है। हाँ ना, तो उम्र में मोटा है, वो तो यंग लड़की थी। जी नहीं, ये राधिका तांबे नहीं है। राशन कार्ड, सर्टिफिकेट्स सब कुछ फर्जी है। फर्जी नाम राधिका तांबे, जबकि असली नाम पूजा महास्के है। लेकिन हमारे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। उसने इस धोखाधड़ी और चोरी के काम को बड़ी ही सफाई और शातिर तरीके से अंजाम दिया था। अपने पीछे अपनी पहचान, अपने पते ठिकाने का एक भी सुराग तक नहीं छोड़ा था। उसका अगला शिकार कौन होगा, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। क्या वो ये अपराध करके बच जाएगी? पूजा अलीबाग की नहीं, मुरुड की रहने वाली है। मुरुड तो अलीबाग के पास है। क्या तुम पूजा को बचपन से जानती हो? हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे। उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, और तब अपना और अपनी बहन जागृति का ख्याल रखने के लिए उसे काम करना पड़ा। तुम्हारे पास पूजा की कोई फोटो है? मेरे मोबाइल में ही है। तुम्हारे पास उसका मुरुड का एड्रेस है? जी है मेरे पास। हाँ सर, यही है राधिका तांबे। सर, राधिका तांबे इसका फर्जी नाम है। इसने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया है। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये आपके सर्टिफिकेट्स और राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये वहाँ काम करती हो जहाँ पहले कभी आप काम करती थी। मैं अलीबाग हेल्थ सेंटर में काम करती थी, वहाँ इसे मैंने कभी नहीं देखा। और सर, मुझे कैसे पता होगा कि कोई मेरे नाम का और सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? पूजा मास्के? जी वो घर पे नहीं है। तुम? जागृति मास्के। पूजा मास्के की छोटी बहन? जी। ताई 25 अगस्त की रात को आई थी और फिर अगली सुबह वापस चली गई थी। कहाँ गई? वो नहीं बताया। अरे तुम उसकी छोटी बहन हो, कुछ तो बातचीत होती होगी, तुम्हें पता तो होगा इस वक्त कहाँ है। 4 महीने में एक बार आती हैं और पैसे देकर वापस चली जाती हैं। मैं यहाँ नर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। बड़ी बहन नकली नर्स बनकर लोगों को चूना लगा रही है और छोटी असली नर्स की पढ़ाई कर रही है। सर मैं सच कह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं ताई ने जो कुछ भी चुराया है
मुझे कुछ नहीं पता। फ़ोन कहाँ तुम्हारा? मेरे पास फ़ोन नहीं है। अगर ताई को कोई बात करनी होती है तो वो बाजू की राशन की दुकान में फ़ोन कर देती है। देखो, तुम्हारी बहन पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। सर, मुझे सच में नहीं पता ताई कहाँ है। जब से हमारे आई बाबा गए तब से मेरी ताई मेरा सब कुछ है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। मुझे यही लगता था कि वो एक नौकरानी का काम करती है। गणेश साहब, इस लड़की पर और इस घर पर 24 घंटे नजर रखो। हो सर। जी नहीं, इस लड़की ने यहाँ कभी काम नहीं किया। मैं राधिका तांबे को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये लड़की कभी यहाँ काम पर नहीं थी। ये जागृति के लिए कोई फ़ोन आया था क्या? नहीं तो क्यों? मुंबई पुलिस। अगर फ़ोन आए तो मुझे खबर कर देना। नंबर लिख लीजिए। सर, 7 दिन हो गए लेकिन उस लड़की की कोई खबर नहीं है। हम उसकी बहन जागृति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, पर लगता है वो सच में अपनी बहन के टच में नहीं है। तो उसके दोस्तों से पता करो, ये पूजा महास के ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेट में जाकर किसी और को निशाना बनाने में लगी हो। सर, मैं सभी पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेज दूँगा। अब तो किसी को भी काम में रखने में डर लग रहा है। देखिए, जो भी हुआ उसे हमें भूलना होगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। और 2 हफ्ते के लिए मैं हूँ यहाँ पे। आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि बा हमारे साथ ही चलने के लिए राजी हो जाए। क्या बकवास है? तुम पूरे टाइम वहां थे, फिर भी वो निकल कैसे गई? कल रात को 2 घंटों के लिए मैं घर के ज़रूरी काम से गया था। शायद उसी वक्त भाग गई। तुमने पड़ोसियों से बात की? किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब किराए पर रहती थी। गणेश, वो एक ही तो लीड थी हमारी। क्या बताऊँ ताई, वो लोग पूरा टाइम मुझ पर निगरानी रखते हैं। शुक्र है उन लोगों ने घर की तलाशी नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे? घूमते हैं जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। अच्छा, तू अब कुछ खा पी ले, भूखी होगी ना। पुलिस के पास जो एकमात्र लीड थी वो भी उनके हाथ से निकल गई थी। फर्जी नर्स पूजा तांबे अब पुलिस की पहुंच के बाहर थी और अगले 3 महीने तक ऐसा लग रहा था कि उस तक पहुंचना अब नामुमकिन था। हेलो सर, मैं अर्चना दामले बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं पूजा मास्के की दोस्त पूजा, जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ, बोलिए। सर, क्या वो मिली आपको? नहीं, हम उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या आपको वो कहीं दिखाई दी? हाँ, मैंने देखा उसे। सर, यही वाला घर।
लगता पुलिस वाले हैं, साथ में अर्चना भी है। उस दिन जब हमें दिखी थी तभी निकल जाना चाहिए था कहीं। मुझे क्या पता था इस जगह पुलिस को बता देगी। एक काम करो, पीछे जाओ, हो सकता है दरवाजा हो पीछे। जाओ सर। ताई, वो लोग यहाँ पर भी हैं। वो लोग मुझे पकड़ने आए हैं ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं भाग जाती हूँ। तू चुपचाप जा, दरवाजा खोल जा जल्दी। रुको, तोड़ो दरवाजा। अरे क्या हुआ? अरे साहब, क्या हुआ साहब? पीछे का दरवाजा खोलो। हमारी बहन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, पर साहब मैंने इन दोनों को यहीं देखा था। देखो जागृति, सच सच बोलो, तुम्हारी बहन पूजा कहाँ है, वरना बहुत बुरा होगा। वो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रही हूँ साहब। झूठ बोल रही है ये। जब मैंने इन दोनों को मार्केट में देखा था, मैंने पीछा किया था इनका साहब, और ये दोनों इसी घर में घुसी थी। वो मुरट में है। उन्होंने मुझे मुरट वाले घर से फोन किया था। चुप। मैं कह रही हूँ ना, वो यहाँ नहीं है साहब। इधर मैं सच कह रही हूँ। मिस फर्जी, अब और फर्जी कहानी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। ये रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट की एक जेरॉक्स करके दीजिए ना। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद आती हूँ। काका, जरा जेरॉक्स करके दो ना। हाँ बस 2 मिनट, इतना रिचार्ज कर लेता हूँ। मैं अलीबाग में नौकरानी का काम करती थी। घरों में झाड़ू घटका, बर्तन वगैरह। कमाई पूरी नहीं होती थी साहब। काम करते करते लोगों को दवा देना, उनका ख्याल रखना, ये सब आ गया था मुझे। जब वो सर्टिफिकेट देखा तो लगा कि इससे मुझे कुछ अच्छा काम मिल सकता है, कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं। देखा था। तो तुमने पहचान बदलकर काम करने के बारे में सोचा। शुरू से ही तुम्हारा इरादा अमीर घरों को लूटने का था, हाँ? साहब, मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती थी। जितना कमाती थी वो हम दोनों के लिए काफी नहीं था। तुमने एक बूढ़ी औरत का घर लूटा है, एक ऐसा घर जिसे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पेट पल रहा था। अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे वो लोग तुम्हें। लेकिन साहब, इस शहर में पैसे पूरे ही नहीं पड़ते थे। जितना कमाती थी वो मेरे लिए ही काफी नहीं था। फिर बहन को भी पैसे भेजने पड़ते थे। तुम अपने बुरे हालात का जितना चाहे रोना रो सकती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम एक चोर हो जिसने मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया। देवा शपथ साहब, मैं ये पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई में लगाने वाली थी। खुद भी नर्स की पढ़ाई करके सचमुच की नर्स बनना चाहती थी। अब देख लीजिए साहब, उन पैसों में से मैंने बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसे कम खर्च किए ज़्यादा खर्च किए। तुमने पैसे चोरी किए, तुम एक चोर हो। लेकिन मेरी बहन चोर नहीं है, वो वही करी थी जो मैंने उससे कहा। वो मासूम है साहब, उसे जाने दीजिए। तुमने नकली पहचान बनाने के लिए इतना कुछ किया, एक ऐसा घर ढूंढने के लिए जहां पे तुम चोरी कर सको इतना कुछ किया। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? जबकि जहां जहां तुमने काम किया है हमने पता किया है, सब ने यही कहा कि वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। थोड़ी और मेहनत करती तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। पुलिस ने लड़की की पहचान और उस पूजा की बहन जागृति को छोड़ दिया गया है क्योंकि उस पर कोई केस नहीं बन रहा था। पूजा को आईपीसी की धारा 381 यानी क्लर्क या नौकर द्वारा अपने मालिक की संपत्ति चुराने के तहत और 419 यानी किसी और की आइडेंटिटी को अपनाकर किसी को धोखा देने के तहत अरेस्ट किया गया है। चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और पूजा अभी जमानत पर बाहर है। एक तरह से देखा जाए तो एक लड़की ने कितनी आसानी से कुछ फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी और की पहचान को अपना बनाया और उसके जरिए काम हासिल करती रही, और काम भी एक नर्स का, जो कि एक विशेषज्ञता वाला काम है और किसी की जान जोखिम में डाल सकता है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये ब्यूरो और प्लेसमेंट एजेंसीज, जिनका काम है कैंडिडेट के बारे में जांच करना, सब कुछ वेरीफाई करना। पर वेरिफिकेशन तो छोड़िए, कैंडिडेट बिना फोटो दिए ही काम किए जा रहे हैं। ये बात ही बहुत शॉकिंग है। चेहरे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन किस पे इल्जाम लगाया जाए? शर्म बची कहाँ है? चारों तरफ हो रहे घोटालों और स्कैम्स में बेशर्मी का नंगा नाच ही तो हो रहा है, और उसके बावजूद ये नेता बिना शर्म का चेहरा लिए जनता के मसीहा बने फिरते हैं। हमारी व्यवस्था ने अब तक कभी भी जनता का ठीक से ख्याल नहीं रखा है, और अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तो सब लोग झूठे वादे किए जा रहे हैं कि अगले 5 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। किसी में भी शर्म बची कहाँ है? पूजा को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी कि अपराध करके बचा जा सकता है। जुर्म कभी फायदेमंद साबित नहीं होता, क्राइम नेवर पेस, और एक आम नागरिक के लिए तो कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। सच तो यह है कि पूजा एक होनहार जवान लड़की है। वो अपने नाम पर ही मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। उसे फर्जी पहचान अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो ये समझेगी और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी। ये उम्मीद और आशा ही आम लोगों की ताकत है, हम लोगों की ताकत। और यही ताकत हमें हमारे आसपास हर वक्त घट रही बेशर्मी और घटिया करतूतों से महफूज रखेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और इस बात का रिकॉर्ड जरूर रखें कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज किसे और क्यों दे रहे हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।